हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कक्षा 8 के एग्ज़ाम 23 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। मुझे पता है बच्चों, सभी की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैंने एक मॉडल पेपर आपके लिए दिया है। इस पेपर से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा बच्चों, आपके किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने दिया है। तो उन प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन उनमें से आ जाएंगे बच्चों। और सबसे बड़ी बात बच्चों, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यूट्यूब पर जितने भी ये आपसे बोला जा रहा है कि ये रियल पेपर है, 100% आएगा, 101% आएगा, सभी के सभी झूठे हैं, एक नंबर के सभी झूठ बोल रहे हैं। उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, उनके पेपर पे आप जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। उनका कुछ नहीं है बच्चों, उनकी तो बस वीडियो चल रही है, बस इसी में ही वो खुश हैं। वो ये नहीं देख रहे कि बच्चों का भविष्य किस ओर ले जा रहे हैं वो। ठीक है, चोर हैं एक नंबर के। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें इस तरीके से आपको अपनी जानकारी देना होगी। जो आपका जो प्रश्न पत्र होगा बच्चों, वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें टोटल जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो 24 प्रश्न होंगे और ये 60 नंबर का आपका प्रश्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टीचर टीचर होंगे, क्लास टीचर होंगे, वो अपने सिग्नेचर करेंगे और इस जगह पे आपके जितने भी अंक आएंगे वो यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक, अपना नाम यहाँ पर लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, पिता का नाम लिखना है, साला का नाम लिखना है और जिला लिखना है। इस तरीके से आपको ये एक जानकारी भरना है। फिर देख लेते हैं बच्चों, आपको जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके के होंगे। बच्चों, जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें 4 विकल्प होंगे आपके सामने। उसमें से जो आपका सही है विकल्प, उसे आपको अपने उत्तर के रूप में लिख देना है। ठीक है, जैसे कि इसका पहले नंबर का प्रश्न है, वो है धान एवं मक्का की फसल है। तो ये किस मौसम की फसल है, धान और मक्का? तो जैसा कि आपको पता हो बच्चों, जो धान और मक्का होती है वो खरीफ की फसल है। तो ये बा वाला आपका सही है। तो यहाँ पर हम बाग लिख के और खरीफ की फसल लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव बच्चे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल में, मृदा में, जीवों के शरीर में और सभी स्थानों पर। तो जो सूक्ष्म जीव है बच्चों, वो सभी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो जल हो, मृदा हो, जीवों के शरीर हो, सभी जगह पर वो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो आपका दा वाला उत्तर सही हो जाएगा, आप उत्तर के रूप में दा लिख देंगे। तीसरा है बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपका प्रतिजैविक के रूप में काम करता है। ठीक है, चौथा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो डीजल और पेट्रोल बहुत ज्यादा बच्चों धुआं छोड़ते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। इसी तरीके से मिट्टी का तेल भी। लेकिन जो सीएनजी है वो सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा स। पांचवा है वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं कहलाते हैं। तो जहाँ जंतु वगैरह जो जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, कोई इंसान वगैरह पशुओं का शिकार नहीं कर सकता, वहाँ पेड़ पौधे नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थान को अपन बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, तो इसका आ नंबर वाला प्रश्न सही हो जाएगा। अब यह है हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा एक जलीय जीव है बच्चों। तो उसमें एक बड जैसी निकलती है, बड को हम मुकुल बोलते हैं। ठीक है, उसमें से वो बढ़ती जाती है, फिर अलग होकर टूट जाती है, उसमें से एक और हाइड्रा बन जाता है। तो उसमें जो प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। आ नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। सातवां है मादा हार्मोन है। तो मादा हार्मोन है बच्चों एस्ट्रोजन, ये आ सही है। आठवां है वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब हमारा बैरोमीटर नामक एक यंत्र होता है, उसके द्वारा वायुमंडल का दाब हम नापते हैं। तो सा वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नवा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों हेतु उत्तम है। तो चिप्स नूडल कोक पे बिल्कुल ही बेकार है बच्चे ये खाने में। अगर इसे कोई
बालक खाता है तो उसका कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ जाएगा। रोटी दाल सब्जियां, हाँ ये सही है, अगर ये खाता है तो वो स्वस्थ रहेगा, रोटी दाल सब्जियां, ठीक है। तो 10वां है सोडियम को रखा जाता है। तो सोडियम को बच्चों रखा जाता है मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, वो खुले में वायु और नमी से क्रिया करके जल जाती है स्वतः ही, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सा वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब ये है कि आपको 2-3 लाइनों में, 2-3 वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे से आंसर लिखना है, 11 से लेके 20 तक। और हर एक प्रश्न में एक हथवा वाला प्रश्न मिलेगा आपको, जो भी आपको सरल लग रहा है उसमें से वो वाला अपन उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे 11वां है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार बच्चों फसलों के साथ, फसल के अलावा जो खेत में अन्य पौधे उगाते हैं उसे हम खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। इसका हम नाश ऐसे कर सकते हैं कि उन्हें या फिर तो हाथ से उखाड़ के फेंक दें, ठीक है, नहीं तो एक खरपतवार नाशी भी आता है, उसे छिड़क कर हम खरपतवार को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख देंगे। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, मैंने इसलिए ये वाला आपको समझा दिया। आपको ये भी अच्छा लगे तो और इन सभी के उत्तर आप देख लीजिएगा बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से बहुत से प्रश्न आपको आपकी मुख्य परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, विस्तृत व नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य से बढ़ते क्रम में जो हमारे 8 ग्रह हैं उन्हीं सबके नाम लिख लीजिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी, इस तरीके से आठों के आठों ग्रहों के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। 13वां है फसल के भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। क्योंकि बच्चों फसल क्या है, उसमें नमी होती है फसल में, अगर वैसे की वैसे हमने फसल को भंडारित कर दिया यानी इकट्ठा करके रख दिया तो वो फसल खराब हो जाएगी, नमी की वजह से वो उसमें फफूंदन लग जाएगी। इसलिए उसे पहले सुखाया जाता है, उसकी नमी को खत्म किया जाता है, फिर उसका भंडारण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन भी बच्चों जो वर्षों पहले पेड़ पौधे और जो मृत जीव जंतु हैं वो जमीन के नीचे दब गए और ताप और दाब के कारण वो ईंधन में बदल गए, उस ईंधन को अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोल डीजल आदि ये भी जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण है, ठीक है। 14वां है मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। बुक में निकालना है आपने, उसमें से शुक्राणु और अंडाणु का चित्र निकाल के बना बना के 2-3 बारी देख लेना, ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो प्रैक्टिस करना है बच्चों, ये चित्र जरूर आते हैं विज्ञान के पेपर में, ठीक है। अगला है हमारे जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, ठीक है, और मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए। तो इसके भी चित्र को आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना है बच्चों, आईएमपी है। 16वां है हवाई जहाज की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है। क्योंकि बच्चों जो पक्षी है वो हवा की काट को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, ठीक है, और हवा उसका शरीर की आकृति इस तरीके की होती है, वो हवा पे उड़ सकता है, इसलिए हवाई जहाज की आकृति भी पक्षी के समान बनाई जाती है, ठीक। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेक के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि ग्रेफाइट चिकना होता है, इसलिए उसका उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है, ठीक है। 17वां है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, लिखिए। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक गुण होता है उसका कि वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। तो जिन पौधों को अत्यधिक तापमान पे जो लगते हैं तो वहां पर हम क्या है कांच के कुछ घर बना लेते हैं, ठीक है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है जो कि कांच से बाहर नहीं जा पाती, और सूर्य की रोशनी जब उसमें आती है तो वो सूर्य की रोशनी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेती है, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और वो पौधे बहुत अच्छे से होते हैं। तो उस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। मित्रवत सूक्ष्म सूक्ष्मजीव क्या है, इनके उपयोग लिखिए। तो जो सूक्ष्मजीव हमें फायदा करते हैं वो सूक्ष्मजीव मित्रवत सूक्ष्मजीव है। जैसे दही में जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। इसी तरीके से और भी सूक्ष्मजीव हैं।
प्रश्न क्रमांक 18 है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, और भूकंप क्या होता है। ये दोनों ही देख लीजिए, आईएमपी प्रश्न है बच्चों। 19वां रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी क्या आवश्यकता क्यों पड़ती है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। 20वां तड़ित से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो तड़ित चालक यंत्र एक बच्चों सुचालक होता है, सुचालक का ऐसा पोल जैसा हमारे घरों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो जो बिजली, आसमानी बिजली होती है, वो कभी कभी जमीन पे गिरती है, जमीन पे गिरती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इससे क्या होता है कि वो तड़ित चालक यंत्र को छतों पे लगाकर उसे एक तार के द्वारा जमीन में हम जमीन से उसका जोड़ देते हैं। ठीक है। जब भी बिजली गिरती है तो वो सुचालक की ओर आकर्षित होती है और जो सुचालक पे गिरकर वो जमीन में चली जाती है, जिससे कि जो नुकसान होना होता है वो हमारा बच जाता है। ठीक है। अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों 21 से 24 तक। ये है, भूकंप से बचने के लिए निम्न परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। ठीक है। यदि आप घर में हैं तो हम किसी टेबल वगैरह या फिर मजबूत चीज के नीचे बैठेंगे, जिससे कि अगर कुछ ऊपर से भारी भरकम सामान गिरता है तो हमारे ऊपर डायरेक्ट ना गिरे। ठीक है। और घर के बाहर हैं तो हम किसी बिल्डिंग वगैरह से दूर रहेंगे, अगर वो बिल्डिंग वगैरह गिरी तो वो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है। ये कर सकते हैं हम। धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए, आईएमपी प्रश्न है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगला है 22वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। तो बच्चों, जब एक लिमिट से ज्यादा ध्वनि हो जाती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि आपका परीक्षा का समय चल रहा है और कोई बहुत तेज तेज आवाज में गाने बजा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ठीक है। तो इसे कैसे रोक सकते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। तो जो वस्तुएं ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन पे नियंत्रण करके। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित को समझाइए, चुंबकीय बल और पेशीय बल। इसे आप देख लीजिएगा। मानव नेत्र का नामांकित चित्र कीजिए। पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं फिर से आपको एक बार कहूंगा बच्चों कि किसी भी ऐसी वीडियो के चक्कर में मत पड़िए जो आपको बोलता है कि रियल पेपर है, 100% आएगा। ठीक है। झूठे एक नंबर के धोखा दे रहे हैं आपको और अपने आप को भी। ठीक है। तो उनके चक्कर में मत पड़िए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।